देखिए, आज से आपका नया कानून शुरू किया जा रहा है। ये बता दिया जाए आपका कहाँ-कहाँ काम करेगा, ये भी याद रखिए। एक तो यूपी जे मेंस में काम करेगा, फिर यूपी में जो लोग एचजेएस के लिए पढ़ते हैं, उनमें आपका प्री में भी काम करेगा, मेंस में भी। और बिहार जो है, यानी कि बिहार आपका जे में प्री में भी हैं और मेंस में भी हैं। देखिए, जो आपका ये कानून है, फिर एक बार बताया जाए, आपका यूपी एचजेएस में आपका प्री और मेंस दोनों में है। यूपी जे में आपका केवल मेंस में है। और बिहार जे में आपका प्री में भी आएगा, 5 क्वेश्चन इससे प्री में आते हैं और मेंस में भी है। मेंस में अलग अलग पेपर हैं उसमें। अब जो व्यक्ति जो पेपर लेता है उस हिसाब से अपना है कि नहीं वो अलग डिसाइड होगा। लेकिन वहाँ आपका ऑप्शन भी रहता है चुनने का, कि कुछ अनिवार्य पेपर है और कुछ में आपको विकल्प चुनना है। तो आपका तो जो एसआरए बताया गया था, बता दिया जाए, उसमें प्री में बिहार में 5 क्वेश्चन आते हैं। जो भागीदारी हम शुरू कर रहे हैं, इससे भी आपका 5 क्वेश्चन प्री में आते हैं। और आपका यूपी जे में भी और एचजेएस में भी आपका 3-4 क्वेश्चन आ जाते हैं प्री में। तो इनके लिए ये कानून काम करेगा। आइए एक एक करके पहले एकदम शुरुआती दौर से हम शुरू करते हैं। द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट आपका 1932। सबसे पहले आपको ये देखना चाहिए कि भारतीय साझेदारी साझेदारी भी कहते हैं, भारतीय भागीता अधिनियम, कहीं कहीं भागता दिया रहेगा, भारतीय भागीता अधिनियम या भारतीय साझेदारी अधिनियम या भारतीय भागीदारी अधिनियम 1932। तो सबसे पहले आपका दिमाग ये जाना चाहिए कि ये जो आपका 1932 लिखा गया है, तो 1932 में आखिर किसका शासन था? तो भारत में 1932 में अंग्रेजों का शासन था। तो दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि आखिर अंग्रेजों द्वारा बनाए गए कानून को वर्तमान में बने रहने या पढ़ने का कॉन्स्टिट्यूशनल बेस क्या है, यानी कि संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर हम लोग ये कानून पढ़ते हैं। तो वह जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेस हैं, यानी कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में ये कहा गया है कि 26 जनवरी 1950 के पहले के जो कानून हैं वह भारत में अप्लाई रहेंगे, बने रहेंगे, जब तक कि उन्हें रिपील या समाप्त या निरसित न कर दिया जाए। तो एक ही अनुच्छेद जिम्मेदार हैं, जितने कानून हैं आर्टिकल 372, यानी कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 372 के कारण ही हम भारतीय भागीता या भारतीय साझेदारी या भारतीय भागीदारी अधिनियम भारत में अप्लाई हैं, भारत में लागू हैं। और इसी कारण से
हम पढ़ भी रहे हैं। तो आपका आर्टिकल, तो आर्टिकल 372 में क्या बताया गया है, अब फिर ये देखना पड़ेगा। जब तक कि हमारी संविधान सभा द्वारा या सक्षम प्राधिकारी द्वारा किसी कानून को, यानी कि 26 जनवरी 1950 के पहले के किसी कानून को रिपील यानी कि समाप्त आपका ये अब समस्या आई कि अनुच्छेद जो 372 है वह कहता क्या है। 26 जनवरी 1950 के पहले यानी कि प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ या संविधान के लागू होने से पहले के जितने कानून हैं, जब तक कि वे हमारे संविधान सभा द्वारा या सक्षम प्राधिकारी द्वारा रिपील या समाप्त न कर दिए गए हों, तब तक वे भारत में इन फोर्स रहेंगे, बने रहेंगे। तो इस आधार पर तमाम कानून बने हुए हैं। आपका सीपीसी हुआ, आपका एविडेंस हुआ, कॉन्ट्रैक्ट हुआ, आईपीसी हुआ, आपका भारतीय भागीदारी अधिनियम हुआ, माल विक्रय नियम हुआ, ये इत्यादि कानून 26 जनवरी 1950 के पहले ही बने हैं। तो इन सब का पढ़ने का कॉन्स्टिट्यूशनल बेस केवल एक आर्टिकल है 372, जो एडाप्ट करता है, अनुकूलन करता है प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ को, यानी कि संविधान पूर्व विधियों का अनुकूलन करता है, यानी कि संविधान पूर्व विधियों को एक्सेप्ट कर लेता है। एडाप्शन पूछा जाता है इंटरव्यू में भी कि एडाप्शन कहाँ है, तो आर्टिकल 372। अब समस्या ये आई कि क्या भारतीय भागीदारी अधिनियम 1932 को क्या संसद ने समाप्त किया, तो नहीं किया। नहीं किया है तो ये कानून क्या रहेगा, बना रहेगा। अब ये आया कि आखिर पहले सब देखा जाता है कि भागीदारी आपका शब्द का मतलब क्या हुआ। तो भागिता या साझेदारी या भागीदारी जो शब्द है वह भाग से बना है। भाग का मतलब होता है विभाजन करना, बंटवारा करना या बांट देना। अर्थात तो ऐसी दशा में इस कानून के तहत क्या बांटा जाएगा, तो पहला अटैक आपको करना है आखिर बंटवारा किसका होगा, तो वह लाभ का होगा कि हानि का होगा कि दोनों का। तो पहला जो केस आता है काक्स बनाम हिकमैन का, बहुत प्रसिद्ध केस है और आपका तमाम चीज़ें इसमें हम आगे बताएंगे। काक्स बनाम हिकमैन के वाद में आपका ये डिसीजन दिया गया कि भागीदारी के लिए कारोबार के लाभ में अंश पाना आवश्यक है, हानि में अंश का बंटवारा या लाभ हानि में अंश बटाना आवश्यक नहीं है। अर्थात अगर एक व्यक्ति है और कहे कि जो कारोबार चलेगा उसका हम केवल लाभ लेंगे, हानि हम सहन नहीं करेंगे, तो बताइए भागीदारी वैध मानी जाएगी कि अवैध। वैध मानी जाएगी तो कंपटीशन का पहला क्वेश्चन आपका आया कि भागीदारी के लिए क्या आवश्यक है, लाभ में अंश पाना, हानि में अंश बटाना, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो दोनों न मारिएगा, आपका के क्या बटाना, किस में अंश पाना, लाभ में। अब आइए लाभ में आपका, मैंने आगे हम बताएंगे डिटेल में, अभी तो सामान्य बातें ही लग जाएगा समय। अब इसका इतिहास, अब ये न कहेगा कि भागीदारी मतलब क्या। भागीदारी मतलब भाग,
भाग माने विभाजन, तो किस में विभाजन करते हैं लोग? लाभ में। जैसे कि आपका एक उदाहरण देखा जाए, वकीलों का ही और एक कोचिंग वालों का भी उदाहरण देखा जाए, ताकि दिमाग में कुछ बैठे। ए और बी दो वकील साहब हैं, आपस में करार करते हैं कि हम लोगों के पास जो भी केस आएगा, हम लोग लड़ेंगे, या तो ए लड़ेगा या बी, या दोनों बहस करेंगे, और जो फीस आएगी उसके उसमें हम क्या करेंगे, आपस में बंटवारा। ये शुद्ध रूप से यही तो पार्टनरशिप है कि कोई कारोबार करिए, कारोबार चलाइए, कारोबार में जो लाभ हो उसमें अंश पाने का आपने क्या कर लिया है, करार। वह कारोबार या तो एक व्यक्ति द्वारा या अधिक व्यक्तियों द्वारा चलाया जाएगा। तो अब बताइए, अपने लिए चलाया जाएगा कि सबके लिए? भाई दो अधिवक्ता थे, एक बहस कर रहा है तो केवल अपने लिए कि दूसरे के लिए भी? दूसरे के लिए। तो इसको भी हम बताएंगे पारस्परिक अभिकरण, म्यूचुअल एजेंसी क्या होती है। लेकिन सबसे पहले कानून का इतिहास देखा जाता है। देखिए आपका, एकदम हम शुरुआती दौर से चलते हैं। द इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 बनाया गया, यानी कि भारतीय भागीदारी नहीं, भारतीय संविदा नियम 1872 का निर्माण किया गया। उसमें कुल 11 अध्याय थे, लेकिन वर्तमान में आप देखेंगे तो अध्याय 7 और 11 निश्चित हैं। अध्याय 7 आपका माल विक्रय के बारे में था, और अध्याय 11 पार्टनरशिप या भागीदारी। अर्थात भागीदारी अधिनियम जो हम लोग पढ़ेंगे वह कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का ही एक पार्ट है, अलग नहीं है। आपका पहले 1932 के पहले इसका प्रावधान संविदा अधिनियम में ही था, और वह याद रखिएगा संविदा अधिनियम के किस अध्याय में? आपका 11 में था, और धारा 239 से लेकर 266। आइए यहीं से शुरुआत करनी है। जो भारतीय भागीदारी अधिनियम है, यह संविदा अधिनियम में ही इसका प्रावधान था। अध्याय 11 में सेक्शन आपका 239 से लेकर 266। अब 1932 ईस्वी में इस अध्याय को संविदा अधिनियम से रिपील किया गया, समाप्त किया गया, निरसित किया गया, और समाप्त करके इस विषय पर एक व्यवस्थित रूप से अलग से कानून अंग्रेजों ने बना दिया, और उस कानून का नाम रखा द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। अर्थात भागीदारी अधिनियम संविदा अधिनियम का ही एक पार्ट है। संविदा अधिनियम की कमियों की पूर्ति के लिए ही ये बनाया गया, और ये कानून तो पहले संविदा अधिनियम से ही अटैच था। अटैच क्या, उसी में था ही भाई, उसी में तो था। और कब इसको अलग किया गया? 1932 में। ये याद रखना है। ये जो कानून है ये अंग्रेजी विधि पर आधारित है, यानी कि आपका इसका आधार इंग्लिश लॉ है। तो अंग्रेजी विधि में जो भागीदारी अधिनियम है उसी पर यह कानून क्या है, आपका आधारित। अब इस कानून में कुल 8 अध्याय हैं, आपका 2 अनुसूचियां हैं, 74 कुल धाराएं हैं, और आपका ये कानून वर्तमान समय में संपूर्ण भारत में लागू है। ये भी याद रखिए, ये कानून 2 पार्ट में लागू किया गया था। यानी कि जो कंपटीशन के लिए आपका दूसरा कंपटीशन के लिए क्वेश्चन है कि भागीदारी अधिनियम
कितने पार्ट में लागू किया गया, तो आपका क्या जवाब रहेगा? 2 पार्ट में। ये जरूर याद करके जाएगा। 1 अक्टूबर 1932 यानी कि 1 अक्टूबर 1932 को आप देखिए, फिर दूसरे एंगल से बताइए भाई। 1 अक्टूबर 1933, थोड़ा एंगल चेंज हम करते हैं क्योंकि डायरेक्ट वो नहीं आना है, इनडायरेक्ट वे में चलना है। 1 अक्टूबर 1933 यानी कि 1 अक्टूबर 1933 को एक सेक्शन लागू किया गया था, 69। ये याद रखिए। इसके अलावा यानी कि 69 के सेक्शन 69 के अलावा जितनी धाराएं थी वह 1 साल पहले ही लागू कर दी गई थी, यानी कि 1 अक्टूबर 1932 को। फिर एक बार इसको दूसरे एंगल से फिर हम देखते हैं। सामान्यतः धारा 69 के सिवाय, सिवाय मतलब क्या हुआ बताया गया था ना, जोड़कर कि छोड़कर, छोड़कर। तो धारा 69 के सिवाय भागीदारी अधिनियम की सभी धाराएं 1 अक्टूबर 1932 को लागू की गई, लेकिन 69 को 1 साल बाद लागू किया गया। और कब लागू किया गया? आपका 1 अक्टूबर 1933 को। अब क्यों ऐसा किया गया, तो इसके लिए आपका वो बताया जाएगा आगे। रजिस्ट्रेशन के लिए किया गया, और उसका प्रभाव दुष्प्रभाव क्या पड़ेगा, यानी कि आपका जो भी फर्म है अपनी क्या करा लें, रजिस्टर्ड हो जाए। और कितने दिनों में रजिस्टर्ड हो जाए, इसके लिए समय कानून ने दिया 1 साल भाई। अब इसी को संविधान से आपको रिलेट करिए कि संविधान भी 2 भागों में लागू किया गया। 16 अनुच्छेद तो 26 नवंबर 1949 को ही लागू हो गए, लेकिन जो पूरा संविधान था वह 26 जनवरी 1950 को। अब भागीदारी होती क्या है, इसके लिए आपका सामान्य बातें आप समाप्त कर दिए, तो भागीदारी का एक उदाहरण बनाया जाए और उसी उदाहरण पर सभी जो पार्टनरशिप की बातें हैं एक कंसेप्ट बनाया जाता है। उदाहरण आपका कोई व्यापार का ही लिया जाए। मान लीजिए आपका, देखिए आपका ए, बी और सी ये चाहते हैं कि वह क्या करें, व्यापार करें और मिलकर करें। तो भाई पहला नियम है अलग अलग कर सकते हैं, या ए, बी और सी अलग भी कर सकते हैं, मिलकर भी। तो भागीदारी का मतलब ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले ये याद रखिए कि भागीदारी स्टेटस से उत्पन्न नहीं होता, बल्कि करार से उत्पन्न होता है। यानी कि इसका मतलब ये है कि पार्टनरशिप या भागीदारी का निर्माण तभी होगा जब भागीदारों के बीच एग्रीमेंट हुआ हो। तो एग्रीमेंट या तो आपका अभिव्यक्त हो सकता है, यानी कि एक्सप्रेस हो सकता है, या इम्प्लाइड। तो भागीदारी का निर्माण बताइए कैसे हो सकता है? करार द्वारा की हैसियत की दोनों, हैसियत स्टेटस नहीं बताएंगे, डिटेल में आगे, अभी तो भूमिका चल रही है। करार द्वारा, हैसियत द्वारा नहीं होता, पहला नियम। दूसरा नियम याद रखना है कि भागीदारी, ये धारा 5 में लिखा गया, हम अपने मन से नहीं बता रहे हैं, सेक्शन भी पहले थोड़ा थोड़ा बताते रह जाए। सेक्शन 5 में पिछली बार एचजीएस में भी आया था प्री में क्वेश्चन कि भागीदारी सृष्टि होती है, क्रिएट होती है एग्रीमेंट द्वारा की स्टेटस द्वारा,
एग्रीमेंट द्वारा, गलत ना हो, यही सब छोटी छोटी बातें हैं। भागीदारी में करार तो 3 लोगों को लिया जाए, कौन कौन हमने लोग लिए हैं, ए बी और सी। अब इन लोगों ने आपस में एग्रीमेंट किया, करार किया। अब बताइए जो करार होता है, अब कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की धारा 9 पर थोड़ा आ जाइए। जो प्रामिज होगा वह एक्सप्रेस भी हो सकता है और इम्प्लाइड भी, यानी कि करार या तो अभिव्यक्त हो सकता है या इम्प्लाइड। तो पहले अभिव्यक्त दिमाग में बैठाइए, या तो मुख से बोलकर या लिख कर करार हुआ हो, समझौता हुआ हो तो एक्सप्रेस कहेंगे, और बाई कंडक्ट हुआ हो यानी कि न तो कहीं लिखा पढ़ा गया न ही मुख से बोला गया, पक्षकारों का आचरण बयान कर रहा है, यानी कि आपका परिस्थितियां स्वयं बोल रही हैं कि इन लोगों का इरादा कारोबार करने का था और कारोबार करके आपस में लाभ का क्या करना था, बंटवारा। भले ही ये लोग कहीं लिखा पढ़ी नहीं किए, मुख से नहीं बोले, लेकिन व्यक्ति का आचरण ही क्या करता है, बोल रहा है। तो अगर बाई कंडक्ट एग्रीमेंट हो, आचरण के आधार पर अनुमान निकाला जाए, तो उस करार को हम क्या कहते हैं, विवक्षित, इम्प्लाइड। और कॉन्ट्रैक्ट की कौन सी धारा में जाएगा, 9। कि वचन कितने प्रकार के, या तो एक्सप्रेस या विवक्षित। अब ये ना पूछिएगा कि विवक्षित क्या होता है, आचरण, हाव भाव, चाल चलन। आगे देखिए, अब तीनों ने आपस में करार किया। अब आप लोग यही बता दीजिए कि भागीदारी के लिए व्यक्तियों की संख्या कितनी होनी चाहिए। भाई क्या कोई एक व्यक्ति स्वयं से जल्दी करार करेगा, कारोबार करेगा तो कोई मतलब नहीं, स्वयं राजा हो गया। तो भागीदारी के लिए कम से कम कितने व्यक्ति, 2। भाई याद रखिए, भागीदारी के लिए कम से कम कितने व्यक्ति, 2, अधिक हो सकते हैं। इसके बीच क्या हुआ हो, करार। करार किसके लिए हुआ हो, किसी कारोबार को चलाने के लिए। तो अब आया कारोबार। अब कारोबार का मतलब ये हुआ कि कोई अवैध कारोबार की वैध कारोबार, बताते रहिए, अवैध के लिए कि वैध। अगर अवैध कारोबार को चलाने के लिए आपका करार हुआ है, तो धारा 23 के तहत कॉन्ट्रैक्ट में यह करार ही क्या होगा, वाइड। तो कोई वैध कारोबार, मान लीजिए चावल ही बेचवा दिया जाए, और मौर्य जी का चाय ही बेचवा दिया जाए, सबसे अच्छा तो चाय ही रहेगा भाई आपका। क्योंकि मौर्य जी नाराज नहीं हो रहे हैं, तो जब तक नाराज नहीं हो रहे हैं तब तक उदाहरण चलाया जाए, तो चाय पर ही चर्चा कर लिया जाए। तीनों चाय की दुकान खोलने के लिए क्या किए हैं, करार। तो ये भी कारोबार है, करार किए हैं। अब कारोबार कारोबार ये भी है भाई, पकौड़ा बेचना भी आपका। और मोदी जी ने भी कहा कि पकौड़ा बेचना भी तो रोजगार है, कारोबार है। तो आपका चाय ही बेचवा जाए, 3 लोग थे पार्टनर, चाय की दुकान खोले, आपस में करार किए कारोबार के लिए। अब ये हुआ कि कारोबार में जो लाभ उत्पन्न होगा, यानी कि चाय बेचने में जो लाभ आएगा, उस लाभ के अंश को हम लोग क्या करेंगे, बांटें। अब कितना कितना बांटेंगे, ये तो भाई ए बी सी और आपस में बैठकर क्या कर लें। अब बताइए, कहीं कोई कुछ लिखा नहीं गया है, तो सामान्यतः आपका साम्या का नियम है कि तीनों बराबर पाएं। लेकिन करार द्वारा दायित्व सीमित हो सकता है। अगर करार किया गया और लिखा गया कि 50% ए पाएगा, अब 25-25% बी और कौन पाएंगे, सी पाएंगे, तो ये वैध होगा। और लाभ में अंश करार के अनुसार ही क्या होगा। अब समस्या देखिए क्या आई, अगर चाय की दुकान में या कारोबार में नुकसान हो जाए तब क्या होगा। तो कोई पक्षकार करार में ये कह सकता है कि हम केवल लाभ पाएंगे,
और जब हानि होगी तो हम उसमें कोई हमारी जिम्मेदारी नहीं होगी। यानी कि हम हानि में पैसा देंगे कि नहीं देंगे, नहीं देंगे। तो बताइए कारोबार वैध होगा कि अवैध, भागीदारी वैध होगी कि अवैध। तो भागीदारी के लिए क्या आवश्यक है, लाभ में अंश पाना कि हानि में कि दोनों में, लाभ में। सीमित किया जा सकता है। ये केस याद रखिए, 4-5 बार मैं केस बताऊंगा, अब रटिए। काक्स बनाम हिकमैन का बहुत लीडिंग केस है, आगे हम बताएंगे। अब आगे चलिए। ये जो कारोबार है, अब याद रखिए, लाभ में अंश पाना है, हानि में पा भी सकता है नहीं भी। ये जो कारोबार है या तो किसी एक द्वारा चलाया जाए या किसी दो द्वारा या किसके द्वारा, तीनों द्वारा। लेकिन चाहे एक चलाए, चाहे दो चलाए और चाहे तीनों चलाए, रटे रहिए, चाहे तीनों चलाए। ये अपने लिए कारोबार चलाएंगे कि सभी के लिए, अपनी ओर से चलाएंगे कि सभी की ओर से। हाँ ये याद रखिए, ये अपने लिए नहीं। तो इसी को तो भागीदारी कहा जाता है। अब आइए शब्दों पर थोड़ा ध्यान दीजिए। ये जो अलग अलग, ये जो ए होंगे, बी होंगे और सी होंगे, अलग अलग इनका नाम भागीदार होगा, पार्टनर। और इनके सामूहिक, इनका जो रिलेशन है आपस में, जो करार द्वारा उत्पन्न ये लोग किए हैं, वह पार्टनरशिप कहलाएगी। तो अलग अलग भागीदार और सामूहिक रूप से क्या कहलाएंगे, पार्टनर। अलग अलग क्या कहलाएंगे, नहीं पार्टनरशिप, भागीदारी मैंने पार्टनरशिप। फिर एक बार देखिए, अलग अलग पार्टनर यानी कि भागीदार और इनके सामूहिक रिलेशन को क्या कहा जाएगा, पार्टनरशिप यानी कि भागीदारी। अब बताइए, ये लोग कारोबार करेंगे तो कोई नाम रखेंगे, जैसे माता पिता ने हम लोगों का नाम रखा है कि बिना नाम से मने आपका चलेगा, तो कुछ इनका नाम दिलवा दीजिए। तो नाम आपका जो होगा वह फर्म नाम का, यानी कि फर्म हो गया। यानी कि इनका जो, और जो ये लोग नाम देंगे उसका क्या हो जाएगा, वो फर्म नाम। यानी कि जिस नाम से ये कारोबार चलाया जाएगा वह फर्म का नाम हो गया। और आपका, यानी कि इसका मतलब हो गया कि आपका फर्म इन्होंने बना लिया। फिर एक बार देखिए, अलग अलग ये भागीदार हुए, सामूहिक रूप से जो रिलेशन इनके बीच है वो भागीदारी। और कोई नाम रख दीजिए उस भागीदारी का, तो वह फर्म। और उस नाम से कारोबार चलेगा तो वह क्या होगा, फर्म नाम। तो मौर्य जी बताइए कौन सा फर्म का चल रहा है। हाँ देखिए, आसपास वाले बता दे रहे हैं लेकिन आप टोपी नीचे कर दे रहे हैं, क्या बात है, क्या अभियुक्तों का नाम नहीं लेना चाहते, कितने अभियुक्त थे? चलिए, हाथ उठा दे रहे हैं 5। तो पांचों का नाम एक तो यही है। और सब अपराधी पढ़े हैं कि कौन कौन रास्ते में मिला, कौन चाय की दुकान पर, कौन कोचिंग पर मिल गया। 156 का कौन सा दृष्टांत, 156 का दृष्टांत पढ़ कर गए थे। तो फिर एक बार देखिए इन्हीं के तर्ज पर। अब ऐसी दशा में वो जो चाय की दुकान चलाई जाएगी, या तो कोई एक चलाएगा, बैठेगा, लेकिन अपने लिए नहीं, किसके लिए, या तो बी चलाए या सी चलाए या इनमें से कोई दो चलाए या कौन चला दे, तीनों। लेकिन सबके लिए कार्य किया जाएगा। अब यही आपका सबके लिए हो गया, तो आपका दायित्व तो यही 3-4 लाइन समझना है, लास्ट में 1-2 मिनट और। भागीदारों का जो दायित्व होता है वह ज्वाइंट और सेपरेट दोनों होता है। एक भागीदार दूसरे का मालिक भी है और अभिकर्ता भी हैं। इनकी जिम्मेदारी क्या होगी, कैसे भागीदारी बनेगी, अब ये कल आगे बताया जाएगा, क्योंकि भाई समय 5 मिनट एक्स्ट्रा चला गया, जीएस भी शुरू करना है। तो भागीदारी आपका न समझ में आया हो तो फिर कल बताया जाएगा एक भूमिका, क्योंकि आपका अभी संयुक्त दायित्व और पृथक ये बताना है।
पारस्परिक अभिकरण बताना है और 2-3 बातें सामान्य हम कल बता के तब बैरक शुरू कर देंगे। पहले सामान्य बातें बता दिया जाएगा, जो कहेंगे तो हम फिर एक बार उदाहरण इसको दे देंगे और चाय पर ही उदाहरण दे दिया जाए। उसके बाद कारोबार पढ़ाया जाए तो डिटेल में कारोबार बताया जाएगा, घोड़ा चलवाना, गाड़ी चलवाना और वकील साहब द्वारा। आसान है, बहुत कठिन नहीं है। एक बार